नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन्स और टेक्निकल का जो एग्ज़ाम 3 जुलाई 2023 को सेकंड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है, यानी जो 12:30 से 2:30 वाली शिफ्ट है। इस शिफ्ट में पूछी गई 25 में से आज मैक्सिमम जीके के सवाल मेरे हैं, सबसे अधिक 24 सवाल आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सभी जीके के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे, जो आने वाले शिफ्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। न्यू कैंडिडेट अब तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जब भी आपका एग्जाम होता है वहाँ पर एग्जाम खत्म होने के बाद आप जीके के सवाल सेंड कर सकते हो। आज जो सेकंड शिफ्ट के सवाल भेजे हैं टेलीग्राम पर आलोक यादव, आशु, सुशील चौधरी और दानिश भाई ने, इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद। और एग्ज़ाम खत्म होने के बाद सवाल सेंड करने की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वहाँ से डायरेक्टली आप भेज सकते हो। तो शुरुआत करते हैं आज आपकी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सवाल। नंबर 1, आगरा के ताजमहल को कब यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो आगरा के ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में 1983 में, सबसे पहले 1983 में शामिल किया गया था। भारत की ऐसी कितनी साइट है जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है? तो ऐसी 40 साइट है। इन 40 में से कल्चरल साइट 32 है, 7 साइट हैं वो आपके नेचुरल हैं और एक साइट है वो मिक्स्ड है। तो इस प्रकार टोटल 40 साइट हैं। तो यहाँ पर एक एक करके आप देख सकते हो। जो 32 सांस्कृतिक साइट है उसमें लेटेस्ट वाली आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, शुरुआत वाली और लेटेस्ट वाली। तो सबसे लास्ट में यहाँ पर 40वीं साइट कह सकते हो 2021 में धौलावीरा, जो गुजरात, धौलावीरा हड़प्पा साइट गुजरात है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुई। इससे पहले काकतीय रुद्रेश्वर, जो रामपा मंदिर कह सकते हो, ये तेलंगाना में है, ये भी 2021 में शामिल हुआ है। 2016 में हुआ था दोस्तों आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कार्बूजियर, जो कि चंडीगढ़ की साइट है। और 2018 में जो मुंबई का आर्ट डेको असेंबल है, विक्टोरियन एंड आर्ट डेको असेंबल, इसको किया गया। 2017 में अहमदाबाद सिटी को, 2020 में जयपुर सिटी को, 2016 में आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार जो बिहार है इसको शामिल किया गया। आगे विस्तृत साइट देखें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो तैयारी आपके 50% ही मानी जाती है। 50% प्रैक्टिस से तैयारी पूर्ण होती है। स्मार्ट वर्क के तौर पर आप टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हो प्रैक्टिस के लिए, जहाँ पर लाखों कैंडिडेट ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। टेक्स्ट बुक पास का फ़ायदा क्या होता है? यहाँ पर अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, जो चाहे एग्जाम्स की तैयारी करते हो 700 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में मिल जाएंगे। एक बार पास ले लो, अभी ऑफर चल रहा है जिसमें यदि आप टेक्स्ट बुक पास प्रो लेना चाहते हो तो टीटीजे के कूपन कोड, ये जो कूपन कोड आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे 500 रुपये का पास है तो आपको 449 में मिल जाएगा। टेस्ट बुक पास प्रो एक अलग फीचर है जिसमें प्रीवियस ईयर की मॉक टेस्ट आपको मिलते ही हैं, साथ ही साथ अनलिमिटेड टाइम आप मॉक टेस्ट को रीअटेम्प्ट कर सकते हो। आपको लगता है ये दोबारा मेरे को देना चाहिए मॉक टेस्ट, इसमें एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगा। और टेस्ट बुक पास में क्या है? जनरल पास है, इसमें प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट नहीं रहेंगे, बाकी टेस्ट बुक पास प्रो की तरह ही है ये पास में भी। और पास प्रो में एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है प्रीवियस ईयर की मॉक टेस्ट, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कर सकते हो। टेक्स्ट बुक पास में आपको सेम एग्जाम इंटरफेस जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उसी प्रकार से आपको डैशबोर्ड यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अभी ऑफर चल रहा है, टीटीजी के कूपन कोड से आप इस वाले कूपन कोड से लाभ उठा सकते हो। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंडियन साइट्स की बात कर रहे थे, कौन सी साइट कब ऐड हुई है, जो सवाल पूछा गया है। तो शुरुआत की आप साइट देखेंगे, जैसे कि 1983 में ताजमहल को ऐड किया गया, एलोरा कैव जो महाराष्ट्र में उसको ऐड किया गया 83 में, अजंता कैव को भी 1983 में, आगरा किला भी 1983 में, सूर्य मंदिर जो कोणार्क उड़ीसा में उन्हें 1984 में ऐड किया गया, महाबलीपुरम टेम्पल जो तमिलनाडु में 1984 में, खजुराहो को भी 1986 में, हम्पी को 1986 में, फतेहपुर सिकरी को 1986 में। और बाकी यहाँ पर जितने भी साइट्स हैं ये ऐड की गई हैं, जिसमें नेचुरल साइट हैं जो कम है, तो आपको जानना सभी आवश्यक है। सवाल पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी नेचुरल नहीं है? तो जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क वगैरह हैं वो प्राकृतिक है। काजीरंगा नेशनल पार्क 1985 में ऐड किया गया, केवलादेव है ये राजस्थान में 1985 में, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985, 1988 में नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लेवर्स उत्तराखंड को किया गया, 1987 में सुंदरवन नेशनल पार्क, ध्यान रखना 1987 में किया गया जो वेस्ट बंगाल में है, पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट 2012 में ऐड किया गया है जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु का क्षेत्र है। 2014 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को ऐड किया गया। मिक्स्ड वाली एक है कंचनजंगा नेशनल पार्क जिसे 2016 में ऐड किया गया। बक्सर का युद्ध कब और किन के मध्य हुआ? स्पेशल पूछा है कि बक्सर का युद्ध किन के मध्य हुआ, ये पूछा था। तो बक्सर का युद्ध है ये हुआ था 1764 में, 22 या 23 अक्टूबर 1764 को। किन के मध्य हुआ? तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, इनके साथ ही अवध के नवाब सुजाउद्दौला, साथ ही मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों की संयुक्त सेना थी। बंगाल के नवाब मीर कासिम
और नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। सामने थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनका नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। तो अंग्रेजों की जीत हुई यहाँ पर पश्चिम बंगाल। जीत के फलस्वरूप पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार कंपनी के पास चला गया। मीर कासिम ने धोखा दिया। तो ये बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ है। शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, सामने था ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको पूछ लें चौसा का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध, तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह हरा दिया था। और बिलग्राम का युद्ध है, ये भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ। ये दोबारा 1540 में हुआ। इसमें पुनः हुमायूं को पराजित कर दिल्ली पर बैठ गया शेरशाह सूरी। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से रक्षा के लिए कौन सी सिटी या फिर किले का निर्माण करवाया था? तो श्री किला है, श्री सिटी है, जो नई दिल्ली शहर में है। मंगोलों के हमले से शहर की रक्षा के लिए श्री किला का निर्माण कराया। और यहाँ पर श्री किला में ही एक हौज खास का भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। श्री किले के निवासियों को पानी की आपूर्ति के लिए पानी की बड़ी टंकी या फिर जलाशय का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। और इसके अलावा मंगोलों से रक्षा के लिए दीपालपुर, समाना, मुल्तान जो सीमांत प्रदेश है वहाँ पर शक्तिशाली सैनिक छावनी की भी स्थापना की गई। बात हो रही है अलाउद्दीन खिलजी की, तो हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया, श्री किला का निर्माण करवाया, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, कुवत उल इस्लाम मस्जिद भी अलाउद्दीन खिलजी, कुतुब परिसर है जो वो भी अलाउद्दीन खिलजी, अलाई मीनार, इनका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और बाकी यहाँ पर इल्तुतमिश ने किसका निर्माण करवाया? तो कुतुब मीनार। वैसे कुतुब मीनार का निर्माण है, आधारशिला है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी, पूर्ण बाद में इल्तुतमिश ने किया 1199 से 1220 के दरमियान। हौज शमसी ये भी इल्तुतमिश के द्वारा निर्मित है। गंडक की बावली, सुल्तान गारी का निर्माण इल्तुतमिश ने। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खेरा, दिल्ली में सार्वजनिक भवन, फिरोज शाह पैलेस कॉम्प्लेक्स और इसके अलावा इस्लामी धार्मिक स्कूल वगैरह। मोहम्मद तुगलक ने नया शहर, जहाँपना मोहम्मद तुगलक ने, विजय मंडल, बेगमपुर मस्जिद, सराय शाही महल, ये सभी। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, किराना घराने से संबंधित है। किराना घराना जिसकी स्थापना नायक गोपाल के द्वारा 20वीं सदी में लोकप्रिय बनाने का श्रेय इससे अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान को जाता है। किराना घराने से संबंधित गायक की बात करें तो पंडित भीमसेन जोशी किराना घराना, गंगूबाई हंगल, स्वाई गंधर्व, सुरेश बाबू माने, प्रभा अत्रे, हीराबाई बाडूदकर, माणिक वर्मा, सुरेश बाबू माने, ये सभी किराना घराने से संबंध रखते हैं। तो ये सभी आपको याद रखना है। घराना का एक अलग से वीडियो डाला हुआ है जिसमें सारा कुछ डिटेल में आपको बताया गया है, कौन संबंधित है, किसने कब स्थापना की है। तो सर्च कर सकते हो घराना टॉप ट्रेंडिंग जीके, और टेलीग्राम पर उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। ब्रीफली यहाँ पर देख सकते हो अन्य जो घराने हैं, जैसे मेवाती घराना है जो जयपुर मेवाती घराना या फिर जोधपुर घराना, मियाँ बंदे अली खान बिनकर घराना कहा जाता है। इनके संस्थापक घग्गे नज़ीर खान है, वाहिद खान है। और शिष्य पंडित जसराज है। पंडित जसराज का पूछा जाता है किस घराने से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है मेवाती घराना। मोतीराम, मणिराम, संजीव अभ्यंकर, होलकर कोट इंदौर में इसकी स्थापना हुई। ग्वालियर घराने की बात करें तो सबसे पुराना घराना है, सबसे बड़ा ख्याल घराना भी ग्वालियर घराना है। इस घराने के जो जन्मदाता है उस्ताद नत्थन पीर बख्श हैं। ग्वालियर घराने से बिलोंग करने वाले गायक में हद्दू खां, हस्सू खां, नत्थू खान, बाल कृष्ण, बुआ इचल करजीकर, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ओंकारनाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव व्यास, वीणा शास्त्र बुदे, ये सभी ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। और किराना घराना हो गया। आगरा घराने में रंगीला घराना जिसे कहा जाता है, हाजी सुजान खान उस्ताद घग्गे खुदा बख्श के द्वारा स्थापित है। फयाज खान, लताफत हुसैन खान, दिनकर काकिनी, विजय किचलू, सीआर व्यास, ये सभी आगरा घराने से संबंध रखते हैं। पटियाला घराना भी पूछा जाता है जो कि अली बख्श खान के द्वारा, बड़े फतेह अली खान के द्वारा स्थापित हैं। जो बड़े गुलाम अली खान, अजय चक्रवर्ती, रजा अली खान, बेगम अख्तर, ये सभी पटियाला घराने से बिलोंग रखते हैं। और विशेषकर सभी घराने कवर हो गए। बाकी कथक के जो प्रमुख 3 घराने हैं, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना। तो जयपुर अतरौली घराना जिसका अन्य नाम है अलादिया खान घराना, उस्ताद अलादिया खान और मदरंग भूपंत खान इसके संस्थापक हैं। और ये एक घराना ध्रुपद परंपरा से विकसित हुआ है। प्रसिद्ध गायक इसमें जयपुर अतरौली में मल्लिकार्जुन मंसूर, केसर भाई केरकर, किशोरी अमोनकर, पद्म तलवकर, गोगूबाई कुर्दीकर, ये सभी हैं। और जयपुर घराना आगे चलकर फिर पटियाला और अरादिया खान घराने में बंट गया। बनारस घराना नृत्य शैली इसकी कथक है। और प्रमुख संगीतज्ञ में बनारस घराने में आते हैं शहनाई वादक में, ये याद रखना कौन कौन वादक है किस वाद्य यंत्र के, उस्ताद बिस्मिल्ला खान शहनाई वादक, पंडित राम साहेब मिश्र। तबला वादक में पंडित कंठे महाराज, अनोखे लाल, किशन महाराज, गुद्दई महाराज तबला वादक है। ये सभी बनारस घराने से।
फिर पखावज में पंडित मदन मोहन, पंडित भोलानाथ पाठक, अमरनाथ मिश्र, सितार में पंडित रविशंकर, सितार स्टार रविशंकर, पंडित अमरदत्त शर्मा, सारंगी में शंभू सुमीर, गोपाल मिश्र, हनुमान प्रसाद मिश्र, नारायण विनायक, ये सभी आते हैं। और लखनऊ घराने की बात करें तो प्रसिद्ध जो नृतक है लखनऊ घराने के, वैसे ये जो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से इसकी शुरुआत हुई। तो लखनऊ घराने में पंडित बिरजू महाराज हैं, अच्छन महाराज हैं, ईश्वरी प्रसाद हैं, ठाकुर प्रसाद है, बिंदादीन महाराज, कालिका प्रसाद, भैरव प्रसाद, मधुरिका सारंग, शाश्वती सेन, पंडित लच्छू महाराज, ये सभी। अगला सवाल है कि 1866 में भारत के ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की। दोस्तों वैसे राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्मा समाज सभा की स्थापना की, बाद में इसका नाम ब्रह्मा समाज दिया गया। और 1866 में ये 2 भागों में विभाजित हुआ, जिसमें केशव चंद्र सेन ने भारत के ब्रह्मा समाज का नेतृत्व किया और देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्मा समाज का नेतृत्व किया। नेक्स्ट सवाल है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज, तो एक हुआ है 73वां संविधान संशोधन, एक 74वां, दोनों ही संविधान संशोधन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। ये 1993 में हुए हैं। त्रिस्तरीय का मतलब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। नेक्स्ट सवाल है नीना गुप्ता को 2021 में कौन सा प्राइज दिया गया। नीना गुप्ता है, इन्हें दिया गया है रामानुजन पुरस्कार 2021। भारतीय गणितज्ञ नीना गुप्ता ने बीज गणितीय ज्यामिति में अपने काम के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 इन्हें मिला है। रामानुजन पुरस्कार प्रतिवर्ष एक प्रख्यात गणितज्ञ को दिया जाता है जो कि 45 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए 31 दिसंबर से पहले। और दोस्तों 2022 के लिए जो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार है वो युकिंग तांग को दिया गया है। और प्रतिवर्ष जो रामानुजन की जयंती रहती है वो 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाई जाती है। रामानुजन का जन्म है वो इरोड गांव उस समय मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य की। सबसे अधिक जो विमेन लिटरेसी रेट है वो केरला की और सेकंड मिजोरम की है। तो केरल और मिजोरम 2 राज्य का ऑप्शन साथ में दे रखा था। बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। और कथक केंद्र पूछा तो आप कहेंगे नई दिल्ली। और कथक नृत्य है उत्तर प्रदेश का, उत्तर भारत का नृत्य है कथक। कथक केंद्र जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस है वो नई दिल्ली में है। भारत के जो क्लासिकल डांसेज हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, उनसे संबंधित राज्य आप देख सकते हो। भरतनाट्यम तमिलनाडु हो जाएगा, कथकली केरल है, कथक उत्तर प्रदेश है। ठीक है, कथक है वो उत्तर प्रदेश। मोहिनीअट्टम केरल है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी हो गया, मणिपुरी मणिपुर, कथक आपका उत्तर प्रदेश है। सत्रिया असम का पूछा जाता है। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और बाकी यहाँ पर संस्कृत मंत्रालय छऊ को भी शास्त्रीय नृत्य मानता है, जिसमें पोरलिया छऊ बंगाल का है, सेरई केला छऊ झारखंड का है, मयूरभंज छऊ उड़ीसा का है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। और बाकी कुछ प्रमुख फसल त्यौहार से नववर्ष से सवाल पूछे जाते हैं। ओडिशा में नववर्ष को पना संक्रांति, पश्चिमी उड़ीसा का फसल त्यौहार है नुखाई। प्रमुख फसल त्यौहार आप देखेंगे मकर संक्रांति रहता है उत्तर भारत में 14 और 15 जनवरी, उसी दरमियान 14 से 17 जनवरी पोंगल है, ओणम रहता है केरल में। प्रमुख कृषि त्यौहार में लोहड़ी है, बैसाखी है, ये सभी अप्रैल में। बैसाखी पंजाब का है, ओणम केरल का है, मकर संक्रांति उत्तर भारत का है, बिहू असम का है, नुखाई उड़ीसा का है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है, वंगाला मेघालय और असम का है, उगादी आंध्र प्रदेश कर्नाटक का है, विशु केरल का है। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है। रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इनके जो फर्स्ट गवर्नर हैं वो ओ स्मिथ थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का है। पहली बार आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है वो 1 जनवरी 1949 को किया गया। आपको पूछ लें जो 14 प्राइवेट बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है वो कब हुआ है, तो 1969 में ध्यान रखना 14 प्राइवेट बैंक का, और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखते हैं हिमाद्री किसका भाग है। हिमाद्री हिमालय का है, जिसमें सबसे जो ऊपरी हिमालय है सबसे उत्तरी श्रेणी को, ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण हिमालय को जो बांटा गया है वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक में, जिसमें जो वृहत हिमालय है इससे ही हिमाद्री कहा जाता है। ठीक है, हिमाद्री कहो, वृहत हिमालय कहो, ग्रेट हिमालय कहो, एक ही बात है। और हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं ना, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा वगैरह, केटू, ये इसी पर्वत श्रेणी में पाई जाती है, यानी वृहत हिमालय में पाई जाती है। अब लघु हिमालय की बात करें जो मध्य हिमालय आ जाता है, इसे हिमाचल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण में स्थित श्रेणी है। बृहत हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय आता है, जैसे हिमाचल कहते हैं। 5 पर्वत श्रेणी में बंटा हुआ है लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय। कौन सी, पीर पंजाल, धौलागिरी, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलागिरी हिमाचल प्रदेश में, मंसूरी उत्तराखंड में, महाभारत नेपाल में है, नाग टिब्बा नेपाल में। तो 5 श्रेणी में लघु हिमालय। शिवालिक की बात करें तो लघु हिमालय की दक्षिण में स्थित शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन, ऊपर आपने उत्तर से दक्षिण देखा, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक,
और पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व आप विभाजन देखेंगे हिमालय का, तो इसमें 4 प्रकार के हैं: कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय और कश्मीर हिमालय। तो अलग अलग नदियों के बीच का क्षेत्र है, जैसे सिंधु और सतलज। सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो भाग पंजाब या कश्मीर हिमालय कहलाता है। तो पंजाब और कश्मीर है सिंधु सतलज के मध्य। तिस्ता, तिस्ता नदी और काली नदी के बीच का हिमालय है वो नेपाल हिमालय है। तिस्ता और काली नेपाल। तिस्ता और दिहांग है वो असम हिमालय। सतलुज और काली है वो कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है करंट अफेयर का। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने जून 2022 में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ही लेन में 5 दिन में 75 किलोमीटर लगातार बिटुमिन्स कंक्रीट निर्माण करके गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया? यानी 5 दिन में 75 किलोमीटर सड़क निर्माण किया है। ये इस टाइप से सबसे फर्स्ट सड़क निर्माण का रिकॉर्ड बना दिया है एनएचएआई ने जून 2022 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 5 दिन में। कहने का मतलब ये पूछा है आपको कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये रिकॉर्ड बना है, तो NH-53 पर। ठीक है, NH-53। ये जो शुरुआत हुई है 3 जून 2022 को सुबह 7:27 से सड़क निर्माण शुरू हुआ और 7 जून को शाम 5 बजे 75 किलोमीटर ये सड़क की दूरी कवर की गई। 5 दिन का मतलब है 105 घंटे 33 मिनट में ये रिकॉर्ड बनाया गया। इसमें 720 कर्मचारियों की मदद से ये रिकॉर्ड बना है। और ये जो सड़क 75 किलोमीटर है ये NH-53 में महाराष्ट्र में अमरावती और अकोला को कनेक्ट करती है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, अल्बर्ट आइंस्टीन किस भारतीय नेता से प्रभावित थे? तो आइंस्टीन थे महात्मा गांधी जी से प्रभावित। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का पूछा है आपको किसके अधीन कार्य करती है? जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। एक सवाल पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से गृह मंत्रालय के अधीन कौन सी फोर्स कार्य नहीं करती? उसमें एक ऑप्शन था आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे मंत्रालय के अधीन रहती है। बाकी जितने भी आपके पैरामिलिट्री सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं, असम राइफल है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में 7 जो फोर्सेज हैं, असम राइफल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और सशस्त्र सीमा बल, ये सभी गृह मंत्रालय के अधीन है। मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन क्या है? मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन एक मेलवेयर है, वायरस टाइप से एक मेलवेयर है जो आपकी ऑनलाइन डाटा है जो वित्तीय शाखा चुराने के लिए बनाया गया है। चोल राजवंश में वेलार किससे संबंधित है? अब वेलार है या फिर एक स्टूडेंट ने बताया बेलार का पूछा है, तो ये समझ में नहीं आ रहा बेलार क्या है। वेलार की बात करें तो चोल राजाओं के अधीन प्रमुख धर्मनिरपेक्ष कुलीन जाति थी, उस समय एक जाति थी, कास्ट थी। प्रोटोप्लाज्म का आपको सेल का एक सवाल पूछा है, तो कोशिका का जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक मिलकर बनाता है जीव द्रव्य। ठीक है, अब जब कोशिका का पूछा जा रहा है तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको कुछ अंतर पता होना चाहिए। जैसे कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु में नहीं। तो कोशिका भित्ति का कार्य है कोशिका को आकृति देना और प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना। ये कोशिका भित्ति है, प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करती है। पादप में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स और मेनान्स की बनी होती है। पादप और जंतु कोशिका में अलग को क्या भिन्नता है वो बात कर रहा था। तो पादप कोशिका में तारक काय और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, पादप कोशिका में तारक काय यानी सेंट्रोसोम और लाइसोसोम नहीं होता। लाइसोसोम होता है तो भी जितना बड़ा नहीं, विकसित नहीं होता है। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं लाइसोसोमल कार्य कर सकती है। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति नहीं होती है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता जंतु कोशिका में। क्लोरोप्लास्ट जो कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट एक सवाल था, दुबडी मठ सांस्कृतिक धरोहर है या फिर नहीं है? ये कुछ मिलान करने वाला था। तो दुबडी मठ सांस्कृतिक धरोहर नहीं है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। दुबडी मठ को युक्सोम मठ भी कहा जाता है। ये दोस्तों सिक्किम जिले के गिजिंग उपखंड के युक्सोम के पास तिब्बती बौद्ध धर्म का एक नेगमा संप्रदाय का बौद्ध मठ है। नेक्स्ट एक था आपके बालू का स्तूप से सवाल था, एग्जैक्ट सवाल स्टूडेंट नहीं भेज पाए थे। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप से सवाल पूछा गया था। तो ये जो समानांतर श्रेणी में मरुस्थल में पाए जाते हैं और इन्हें सीप कहा जाता है सहारा मरुस्थल में। भारत में इसे धोरे या चुरू कहा जाता है। 1574 में अकबर मुनीम खान ने कहाँ कूच किया था? तो ये 1574 में तो नहीं किया था, इससे पहले ही किया था। 1572 में दाऊद को अटैक करने के लिए अकबर ने मुनीम खान एक खाना के नेतृत्व में शाही सेना भेजी थी पटना, जो बिहार, पटना व हाजीपुर पर आक्रमण कर। तो बिहार में आक्रमण हुआ, पटना व हाजीपुर में आक्रमण किया गया। अकबर ने मुनीम खान एक खन्ना के नेतृत्व में पटना में शरण लेने के लिए दाऊद को मजबूर किया और फिर मुनीम खान के नेतृत्व में
तुकरई का युद्ध हुआ 1575 में और इसमें निर्णायक सिद्ध हुआ। बंगाल व बिहार पर मुगल साम्राज्य दोबारा स्थापित हो गया और 1576 में दाऊद को मार दिया गया था। कर्नाटक संगीत से संबंधित कौन नहीं है? अब कर्नाटक संगीत में एक है, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति का काफ़ी बार पूछा जाता है, तो कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री का नाम आता है। और पुरंदरदास को कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है। ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दीर्घकालिक लोन कौन देता है? भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दीर्घकालिक लोन है वो NBFID के द्वारा दिया जाता है, यानी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो NBFID ये अभी 2021-22 में ही स्थापित हुई है और ये 2022 में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित की गई। 2021 में इसका बिल आया था। और इस टाइप से आपको बता, ऑप्शन में IBRD भी था, IDA। तो IBRD क्या होता है? IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो मध्यम आय या फिर क्रेडिट योग्य हैं, जो कुछ लोन दे तो उसका इंटरेस्ट पे कर सके, उनको लोन देती है। IDA है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है, जो बिल्कुल गरीब देश हैं उनको ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है, ब्याज नहीं चाहिए, वापस लौटा देना। और भारत को पहला जो IBRD की तरफ से लोन दिया गया था 1948 में दिया गया था, 34 मिलियन अमेरिकी डॉलर का, रेलवे के पुनर्वास के लिए। एक आर्थिक अवसंरचना का सवाल पूछा गया था, एक DNA का सवाल पूछा गया है, तो इसमें विकल्प क्या थे आप बताना। एक DNA का भी एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला, साइंस का सवाल। इस टाइप से आपने देखे 25 में से 24 क्वेश्चन। एक दो सवाल जो स्पष्ट नहीं है वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लेट हो गया क्योंकि आज कोशिश थी कि पूरे के पूरे सवाल लाया जाए और काफ़ी कम कैंडिडेट टेलीग्राम पर सवाल भेजते हैं। जब भी आपका एग्जाम होता है टेलीग्राम पर सवाल जरूर सेंड करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की मिल जाएगी। जैसे एग्जाम खत्म होता है वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर सवाल सेंड करने की भी लिंक मिल जाती है। न्यू कैंडिडेट जो टेक्स्ट बुक से जुड़ना चाहते हैं, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो ऑफर का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो TTG के कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेक्स्ट बुक ऐप में जाकर। धन्यवाद।